सभी को नमस्कार भाई। आज इस टाइम आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी के लिए मैंने राजस्थान के जिला दर्शन का ऑनलाइन बेस शुरू कर रखा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उस डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके के जो फैक्ट है वो सारे कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने ये डेमो है, आप देख लिया होगा या आप देख लेना अभी। आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक फैक्ट को मैं पूरा डिटेल के अंदर उस लाइव बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन करना चाहते हो, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर राजस्थान जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और वहां पर अपने राजस्थान जीके को और बेहतरीन अपना बना सकते हो। तो एक बार देखिएगा जरूर और जरूर एक बार सोचिएगा कि राजस्थान जीके हमें कवर करना है, तो इससे बेहतर और विकल्प हमारे पास और कोई है नहीं। तो देरी मत कीजिए, फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, नाम मात्र के शुल्क में आप इस पेज के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। आ जाओ जल्दी से लाइव, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। जोधपुर ग्रामीण जिला आपने शुरू कर रखा था, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के मुख्य शहरों के बारे में हमने पढ़ा था, मुख्य तहसीलों के बारे में। कोसियां, बावड़ी, तिवरी, चांबू, सैंकला, शेरगढ़, बालेसर, जमर, लूणी, कुड़ी, बकतासनी और अन्य इसकी मुख्य तहसीलें हैं। उसके बाद इसके सामान्य परिचय को लेकर हमने चर्चा की थी। नए जिले बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 की थी। स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को बनाया गया। उपखंड और तहसीलों के ऊपर हमने चर्चा की थी। स्थलीय सीमा, पड़ोसी जिले हमने पढ़े थे। उसके बाद इसकी जियोग्राफी को शुरू किया था। पहले अपने इसकी मिट्टी के बारे में पढ़ा, इससे पहले जलवायु के बारे में पढ़ा था। उसके बाद राजस्थान में पाई जाने वाली 10 प्रकार की मिट्टियों के बारे में वैज्ञानिक की वर्गीकरण, वो सारा आपको बताया था। फिर अपने जोधपुर ग्रामीण का अपवाह तंत्र शुरू किया था। तो जोधपुर ग्रामीण जिले में मुख्य रूप से लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है और एक लूणी की सहायक नदी जो जोजड़ी है, उसका भी यहाँ पर बहाव क्षेत्र है। उसके बाद अपने लूणी नदी के बारे में थोड़ा सा हमने डायग्राम शुरू किया था। जैसे लूणी वर्तमान हमारे 7 जिलों के अंदर बहती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। उद्गम अजमेर में नागपाड़ी की आना सागर झील से होता है। फिर ये लास्ट में गुजरात के कच्छ के रण में अपना जल मिलाती है। विशेषताओं के अंदर अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 495 है, राजस्थान में 330 किलोमीटर है। और विशेषताओं में हमने पहला पॉइंट कल नाम वाला जो तथ्य थे वो कल अपने कंप्लीट कर लिए थे। नाम में 3 बातें हमें याद करनी थी। उपनाम पढ़े थे, एक उपाधि लूणी को मिली हुई है, और उद्गम स्थल पर जो नाम था सागरमती, उसको लेकर ये वाली लाइन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी कि लूणी नदी किन 2 नदियों की संयुक्त जलधारा है, तो सागरमती और सरस्वती नाला। उसके बाद हमने आगे शुरू किया था लूणी का जो बहाव क्षेत्र है, इसको आज अपने कंप्लीट करना है। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में हमने सबसे पहले पढ़ा कि लूणी का बहाव क्षेत्र वर्तमान 7 जिलों के अंदर है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। और उसके बाद हमने बहाव क्षेत्र का जो नाम है, उस नाम के ऊपर लाकर कल वाली क्लास अपने रोकी थी, आज वहीं से अपने शुरू करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाओ लाइव। चलो आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। लूणी के बहाव क्षेत्र के जो नाम है, पहले यहाँ पर देखो 4 नाम याद रखना। जैसे अगर अपने मान लो बात करें जालोर की, तो जालोर में लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो याद रखो रेल या नेड़ा कहलाता है। रेल या नेड़ा कहलाता है। और अगर अपने बात करें सांचौर की, तो सांचौर में लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो नेहड़ कहलाता है। और अगर अपने बात करें अजमेर की, तो अजमेर में लूणी का जो बहाव क्षेत्र है, हमने पढ़ा था इसको स्थानीय भाषा में यहाँ पर शाकरी बोलते हैं। तो ये बहाव क्षेत्र का नाम हो गया। किसी भी जिले का नाम ना दे, सीधा पूछे कि लूणी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र, यानी कि जो अपना लूणी बेसिन है, उसे क्या कहा जाता है, तो लूणी का संपूर्ण जो बहाव क्षेत्र है वो याद रखो, एक नाम याद रखना, गोडवार प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश। ये लूणी के बहाव क्षेत्र के 4 नाम हैं। अब 4 शब्द है, 4 शब्दों के अंदर बहुत कुछ छुपा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जालोर में लूणी का बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है।
जबकि हकीकत ये है कि वर्तमान में जालोर में तो लूनी बहती नहीं है ना, वो बाड़मेर से सांचौर होते हुए गुजरात में चली जाती है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि जालोर में लूनी का बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि जालोर जिले के अंदर जो लूनी बेसिन है, यानी कि जालोर का जो एरिया लूनी नदी से प्रभावित होता है, उस एरिया को रेल या नेड़ा बोलते हैं, क्योंकि आज तो जालोर में लूनी का बहाव क्षेत्र ही नहीं है। तो ये लाइन जैसे किताबों में लिखी हुई है कि जालोर में लूनी का बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है, ये आज इस समय ये लाइन गलत है, क्योंकि सब जानते हैं कि जालोर में लूनी का बहाव क्षेत्र ही नहीं है। तो याद रखो, जालोर में अब क्या है, लूनी बेसिन है ना। जालोर में लूनी बहती नहीं है, लेकिन जालोर जिला लूनी और लूनी की सहायक नदियों से प्रभावित तो होता ही है। सूकड़ी नदियां जो लूनी की सहायक है वो जालोर होते हुए ही आती है। तो जालोर लूनी बेसिन में आता है, लूनी का बहाव क्षेत्र नहीं है। तो जालोर में जो लूनी बेसिन है वो क्या कहलाता है, रेल या नेड़ा। अब देखो जीके में एक शब्द और आएगा, एक जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ते हो खासकर मरुस्थल का, तो वहां पर एक शब्द आपके सामने आता है रेला। जालोर में लूनी बेसिन रेल कहलाता है, तो एक शब्द आता है रेला। रेला क्या है, याद रखो, रेला जो है ना, ये क्या होता था प्राचीन काल के अंदर, जो मरुस्थल वाला जो भूभाग था, इस मरुस्थल के भूभाग में जो बाढ़ आया करती थी, उस बाढ़ को स्थानीय भाषा में रेला बोलते थे। क्या बोलते थे, रेला। और रेल क्या है, तो जालोर में लूनी बेसिन का नाम है। और रेला क्या है, तो प्राचीन काल में आने वाली मरुस्थल में बाढ़ है, उसको वहां स्थानीय भाषा में रेला के नाम से जाना जाता था। अब देखो, सांचौर में लूनी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है। नेहड़ का मतलब क्या होता है, नेहड़ का मतलब होता है मरुस्थल के आंतरिक भाग में जब बहुत बड़े दलदल का निर्माण होता है, तो उस दलदल को नेहड़ बोलते हैं। मरुस्थल के जब आंतरिक भाग में बहुत बड़ा जब दलदल बनता है, तो वो दलदली भूभाग क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है। मान लो जैसे प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस स्थान पर लूनी नदी सबसे बड़े दलदल का निर्माण करती है, तो सांचौर में करती है। तभी तो सांचौर में इसके एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग नेहड़ बोलते हैं। नेहड़ का मतलब है ये दलदली भाग का निर्माण करती है। शाकरी है, शाकरी, शाह के पैरों में आधा रे लगेगा, शाकरी। और अजमेर में हमने पढ़ लिया कि जो सागरमती वाला टुकड़ा है, उसी टुकड़े को यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में शाकरी बोलते हैं। और जो स्थानीय भाषा का शब्द होगा वही उसके बहाव क्षेत्र का नाम होगा। ठीक है, अब इस शब्द को समझना, लूणी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवार प्रदेश कहलाता है। गोडवार शब्द को अपने समझते हैं, बहुत कुछ इसमें विशेषताएं अपने बना सकते हैं, समझिएगा। जैसे शब्द आएगा गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश, तो गोडवार प्रदेश किसका नाम है, लूणी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र का नाम है। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से लूणी बेसिन का नाम है। यानी कि जो जो एरिया लूणी और लूणी की सहायक नदियों से प्रभावित होता है, उस पूरे एरिया को गोडवार प्रदेश बोलते हैं। इसका मतलब है गोडवार प्रदेश में वो सारे जिले आ जाएंगे जो जिले लूणी और लूणी की सहायक नदियों से प्रभावित होते हैं। चाहे वो आपका अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जालोर है, सांचौर है, सारे जिले जो लूणी और लूणी की सहायक नदियों से प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ गोडवार प्रदेश का मुख्य जिला कौन सा है, अगर एक ही जिला बताना पड़े तो याद रखना गोडवार प्रदेश में जिले को प्राथमिकता नागौर को देना, क्योंकि नागौर का ही सबसे पुराना नाम गोडवार प्रदेश था। उसके बाद इसका नाम अहि छतरपुर पड़ा था, कुछ समय के लिए इसका नाम सपाद लक्ष्य पड़ा था, फिर इसका नाम नागौर पड़ा था। तो गोडवार प्रदेश का मेन जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो नागौर है। और गोडवार प्रदेश किस बेसिन का नाम है, लूणी बेसिन का नाम है। यानी कि लूणी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोडवार प्रदेश बोलते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज याद रखिएगा, ये जो गोडवार प्रदेश है ना, यानी कि जो ये लूणी बेसिन है, इस लूणी बेसिन के दो उपभाग है। जो लूणी बेसिन है, इस लूणी बेसिन के कितने उपभाग है, दो उपभाग है। नाम याद रखो, एक भाग का नाम है थल्ली और एक भाग का नाम है काला भूरा डूंगरा। काला भूरा डूंगरा, ये दोनों गोडवार प्रदेश के उपभाग है।
अब देखो प्रश्न सीधा सा आएगा, जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि काला भूरा डूंगरा निम्न में से किस बेसिन का भाग है, तो लूनी बेसिन का भाग है। एक जैसे एक आगे नदियों में और आएगा मालपुरा करौली का मैदान, तो वो बनास बेसिन का भाग है। और काला भूरा डूंगरा लूनी बेसिन का भाग है, सीधा सा प्रश्न बनेगा। अब देखो दोनों के धरातल को समझना कि ये दोनों है कहां पर, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा हटकर ले जाता हूं। अब देखो जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, तो भौतिक प्रदेश में जब आप मरुस्थल वाला भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, तो इस भौतिक प्रदेश में आप बहुत सारे शब्दों के ऊपर जिक्र करते हो। इसमें से कुछ शब्द जल संरक्षण के साधनों के नाम आते हैं, बहुत सारे शब्द है जो बालू का स्तूपों के नाम बताते हैं, और बहुत सारे शब्द है जो मरुस्थल की जो प्राचीन परंपरा है उस परंपरा को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो यहीं पर आप दो शब्द पढ़ते हो, अगर आपको थोड़ा याद है तो एक तो शब्द आप पढ़ते हो थल्ली, और एक शब्द आप पढ़ते हो तल्ली। क्या होता है, मरुस्थल का जो उच्चतम भाग होता है, मरुस्थल का जो उठा हुआ भाग होता है उसको थल्ली बोलते हैं, और मरुस्थल का जो निम्नतम भाग होता है उस भाग को तल्ली बोलते हैं। जैसे मान लो मरुस्थल में ये बड़े बड़े बालू का स्तूप है, तो बालू का स्तूपों का जो ऊपरी वाला जो भाग है रेत के टीले का, ये तो क्या कहलाता है, थल्ली कहलाता है। और दो बालू का स्तूपों के मध्य की जो ये निम्न भूमि है, ये निम्न भूमि क्या कहलाती है, तल्ली कहलाती है। मरुस्थल का उठा हुआ भाग थल्ली है, और मरुस्थल का निम्नतम भाग क्या कहलाता है, तल्ली कहलाता है। ये दो शब्द आते हैं। अब देखो जब आपने मरुस्थल के भौतिक प्रदेश को पढ़ा, तो आपने इस मरुस्थल भौतिक प्रदेश को आपने दो भागों में बांटा होगा। एक को आपने नाम दिया था शुष्क मरुस्थल, और एक को आपने नाम दिया था अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल के दो उपभाग करते हैं जब अपने भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। पहले का अगर जीके पढ़ा है तो थोड़ा याद करो। जैसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उस भौतिक प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। जो अपना पाकिस्तान की बॉर्डर के पास वाला है वो शुष्क मरुस्थल है, और बाकी जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है। अब ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर के पास वाला जो शुष्क मरुस्थल है, इसको तो अपने नाम देते हैं महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। और जो अर्धशुष्क वाला मरुस्थल है इसको आप नाम देते हो राजस्थान बांगर। क्या नाम दिया, राजस्थान बांगर। ये भाई बांगर जो शब्द है ना, ये भी अपने आप में बहुत कुछ बताएगा, आगे आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो मरुस्थल भौतिक प्रदेश के दो उपभाग है, शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास वाला शुष्क है, यानी कि महान भारतीय मरुस्थल है, और बाकी का अपना राजस्थान बांगर है। अब थोड़ा और अगर आप इसको लेकर जाए, तो इस महान भारतीय मरुस्थल के आप दो टाइप पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक इसका आप उपभाग पढ़ते हो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग ये 60-40 का रेशो है, यानी कि जो महान भारतीय मरुस्थल है इसके 60% भाग पर तो बहुत बड़े बड़े रेत के टीले हैं, और 40% भाग पर रेत के टीले नहीं है। ठीक है, बालूका स्तूप से युक्त और बालूका स्तूप से मुक्त, ये महान भारतीय मरुस्थल के दो टाइप आप पढ़ते हो। और जब आप इस राजस्थान बांगर को पढ़ते हो, तो राजस्थान बांगर के आप चार हिस्से करके, इसको चार भागों में विभाजित करके इस राजस्थान बांगर को आप कवर करते हो। जैसे मान लो राजस्थान बांगर का सबसे जो उत्तरी भाग है वो क्या है, वो है घग्गर बेसिन, है ना, अपने गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ वाला एरिया। घग्गर बेसिन के ठीक नीचे आ जाता है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी मतलब सीकर वाला नीम के थाना वाला एरिया। उसके बाद का जो मरुस्थल बचा उस पूरे को लूनी की सहायक नदियां कवर कर लेती है, तो वो आ गया अपना लूनी बेसिन, यानी कि गोडवार प्रदेश। और देखो नागौर के अंदर, वैसे जो नागौर जिला है वो गोडवार प्रदेश का मेन जिला है, लेकिन नागौर का कुछ ऐसा धरातल है जो मरुस्थल का जो बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, जहां पर लूनी और लूनी की सहायक नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो नागौर जिले के बीच में है, तो वो लूनी बेसिन का ही भाग, लेकिन वहां पर लूनी का पानी नहीं पहुंच पाता, तो उस थोड़े से धरातल को एक अलग करके पढ़ते हैं और उसको नाम दे देते हैं नागौर की उच्च भूमि।
नागौर की उच्च भूमि, यानी कि ये मरुस्थल का वो भाग है जो ऊपर उठा हुआ है, और ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? थल्ली बोलते हैं, जो वैसे है लूनी बेसिन का ही भाग। तो इस प्रकार से आप मरुस्थल वाले भौतिक प्रदेश को कई उपभागों में और कई लघु प्रदेशों में विभाजित करके आप इस प्रकार से भौतिक प्रदेश पढ़ते हो। अब देखो, राजस्थान बांगर का एक लघु प्रदेश है लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन में ही नागौर का कुछ भाग आता है जो ऊपर उठा हुआ है, तो उसको नाम दे दिया नागौर की उच्च भूमि। और जो मरुस्थल का उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? थली कहलाएगा। भूमिका बन गई। अब चलो वापिस अपने उन शब्दों के ऊपर आते हैं। अब देखो, लूनी बेसिन हो गया, नाम दे दिया गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश के दो हमने भाग कर दिए, थल्ली और काला बुरा डूंगरा। अब बात को समझना, जैसे मान लो अजमेर में यहां पर ये नाग पहाड़ी है, यहां से लूनी का उद्गम हुआ। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये नदी अपना जल समाप्त कर देती है। ठीक है। अब जो एरिया लूनी और लूनी की सहायक नदियों से प्रभावित होता है, उस पूरे एरिया को नाम क्या दे दिया? गोडवार प्रदेश। क्या नाम दे दिया? गोडवार प्रदेश, यानी कि ये लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र का नाम है, जो एरिया लूनी और लूनी की सहायक नदियों से प्रभावित होता है। अब जब ये अजमेर से निकलकर नागौर में आती है, तो इसके उत्तर साइड में यहां पर नागौर का वो भाग है जो ऊपर उठा हुआ है, जिसको नागौर की उच्च भूमि बोलते हैं, जहां पर लूनी और लूनी की सहायक नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये मरुस्थल का जो उठा हुआ भाग है, इस भाग को नाम दे दिया थल्ली, जो आता तो लूनी बेसिन में ही है, जो लूनी की कौन सी दिशा में है? उत्तरी दिशा में है। यानी कि जो ये थल्ली है, अगर अपने ये बोले कि गोडवार प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा लघु प्रदेश करता है, तो उसका थल्ली जो भाग है ये लूनी बेसिन की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। कैसे? अगर थल्ली से आप और ऊपर चले गए तो ऊपर आ जाएगा शेखावाटी प्रदेश। कौन सा आ गया? शेखावाटी प्रदेश आ गया। तो इसने एक प्रकार से लूनी बेसिन की जो उत्तरी सीमा की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को इसने तय कर दिया कि इस बाउंड्री से अगर आप आगे चले जाओगे तो आगे शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। तो थल्ली, बस एक आइडिया रखो कि थल्ली किस जिले में बना? नागौर में। और किस प्रकार का धरातल है ये थल्ली? तो ऊपर उठा हुआ धरातल है, जो लूनी के कौन सी दिशा में है? उत्तरी दिशा में है। तो गोडवार प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा उपभाग करता है? थल्ली करता है। समझ आ गया? अब दूसरा उपभाग है, उसको नाम दे दिया हमने काला बुरा डूंगरा। क्या नाम दिया? काला बुरा डूंगरा। बात को समझना, लूनी नदी का जो उद्गम होता है ना, वो अजमेर से होता है। ठीक है, ये अजमेर जिला त्रिभुज आकृति का है। हालांकि इसका एक हिस्सा तो यहाँ पर ये बना दिया ब्यावर, और एक इसका हिस्सा बना दिया इधर एक केकड़ी, है ना। ये अजमेर के दो टुकड़े अन्य और कर दिए, तो ये अजमेर है। और अजमेर वाला जो जिला है ये आपको पता है अरावली भौतिक प्रदेश का है। अजमेर मरुस्थल में तो नहीं आता, अरावली में आता है। और अरावली वाला जो एरिया है, इस अरावली वाले एरिया में सबसे ज्यादा आपको पता है लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अजमेर के अलावा बाकी जितने भी जिले हैं जहां पर ये लूनी बहती है, वो सारे के सारे मरुस्थल में है। और मरुस्थल वाले जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इधर अरावली के आसपास में यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। हाँ, करौली से आपको भी, गंगानगर से आपको भी नमस्कार जी। अब बात को समझना, अगर मान लो लूनी नदी अरावली के ही जिलों में बहती, तो अपने ये कह सकते थे कि लूनी के संपूर्ण बहाव के आसपास में हमें लाल मिट्टी मिलती है। अगर मान लो लूनी नागौर से निकलती, अजमेर से निकलती ना, नागौर से निकलकर ये मरुस्थल वाले जिलों में ही बहती, तो हम कह सकते थे कि लूनी के आसपास में रेतीली और भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है। लेकिन अब क्या हुआ, जहां पर लूनी का उद्गम होता है ना, इस उद्गम वाले भाग के आसपास में आपको लाल मिट्टी भी मिलेगी और आपको रेतीली मिट्टी भी मिलेगी। और अगर लाल और रेतीली मिट्टी को मिला दिया जाए, यानी कि अजमेर व नागौर की बॉर्डर के ऊपर दोनों प्रकार की मिट्टियां मिली जुली मिलती है,
लाल और रेतीली मिट्टी, तो दोनों को मिला दिया जाए तो काले रंग की मिट्टी बनती है जिसमें भूरे रंग की प्रधानता होती है, क्योंकि प्योर जो काली मिट्टी है वो हाड़ौती क्षेत्र में है। ऐसी काली मिट्टी जिसमें भूरे रंग की प्रधानता है तो वो इधर अजमेर नागौर की बॉर्डर पर है। और ये एक नदी के दोनों साइड है, और एक नदी के दोनों ओर का जो उपजाऊ प्रदेश है वो हमने अच्छे से पढ़ा था, डूंगरा कहलाता है। तो इस भाग को नाम क्या दे दिया, काला भूरा डूंगरा, जो लूनी नदी के उत्तरी पूर्वी दिशा में है, यानी कि गोडवार प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण, उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो काला भूरा डूंगरा करता है, और उत्तरी सीमा का निर्धारण थल्ली करता है। ये लूनी बेसिन है और गोडवार प्रदेश है। अब यहां पर आप ना 4 बातें याद रखो कि लूनी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र अर्थात लूनी बेसिन क्या कहलाता है, गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश यानी कि लूनी बेसिन के 2 उपभाग है, थल्ली और काला भूरा डूंगरा। थल्ली इस बेसिन की उत्तरी सीमा पर है और काला भूरा डूंगरा इस बेसिन की उत्तरी पूर्वी सीमा पर है, यानी कि एक साइड से ये दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण करते हैं। और लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोडवार प्रदेश बोलते हैं। इतना समझ आ गया। अब एक बात और याद रखना, सब नदियों में होगा। अब याद रखो, कोई भी नदी जब वो बहती है तो अपने बहाव क्षेत्र के अंदर वो आसपास में बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है। किस भूमि का निर्माण करती है, उबड़ खाबड़ भूमि का। और उबड़ खाबड़ भूमि को अपने बोलते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, प्रत्येक नदियों के आसपास में आपको उबड़ खाबड़ भूमि मिलेगी। सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि बनाने वाली नदी चंबल है, इसलिए चंबल के बहाव क्षेत्र का नाम ही कर दिया उत्खात प्रदेश। उत्खात का मतलब है उबड़ खाबड़ भूमि, और उत्खात भूमि सभी नदियां बनाती है। और याद ये रखना कि उस नदी के अंदर जो उत्खात भूमि बनती है, उस उत्खात भूमि का नाम वही नाम होगा जो उसके बहाव क्षेत्र का नाम होगा। प्रश्न आ जाए कि गोडवार प्रदेश लूनी बेसिन में निर्मित उत्खात भूमि को क्या कहा जाता है, तो लूनी बेसिन का नाम क्या है, गोडवार प्रदेश। तो उत्खात भूमि का नाम क्या हो गया, गोडवार प्रदेश हो गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैंने क्यों बात बताई, क्योंकि जब भी उत्खात भूमि का नाम आएगा ना, प्रत्येक के दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो नाम आएगा चंबल, क्योंकि हमने पढ़ा ही यही है। चंबल सबसे ज्यादा उत्खात भूमि बनाती है राजस्थान में, इसलिए उत्खात प्रदेश चंबल के बहाव क्षेत्र का नाम रखा गया है। लेकिन याद रखो, चंबल ही नहीं बनाती, चंबल के अलावा सारी नदियां अपने आसपास में उत्खात भूमि बनाती है। जैसे अभी एक पेपर में प्रश्न आया था कि बागड़ प्रदेश में सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन चंबल ही था, लगभग ने चंबल किया था, लेकिन उसने प्रश्न क्या किया, राजस्थान के बागड़ प्रदेश में, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो माही नदी है, वो बनाती है उत्खात भूमि। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि कौन बनाती है, तो कौन बनाती है, लूनी बनाती है, क्योंकि मरुस्थल की सबसे मेन नदी लूनी है। और लूनी जो उत्खात भूमि बनाती है, उस उत्खात भूमि का नाम बताओ, तो वही नाम होगा जो उसके बहाव क्षेत्र का नाम होगा, गोडवार प्रदेश। और हमारे लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहाव क्षेत्र के जो नाम है ना, यही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी कहानी को समझ लेना। सभी को नमस्कार भाई। आज इस टाइम आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी के लिए मैंने राजस्थान के जिला दर्शन का ऑनलाइन बेस शुरू कर रखा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उस डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके के जो फैक्ट है वो सारे कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने ये डेमो है, आप देख लिया होगा या आप देख लेना, अभी आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक चीज को, प्रत्येक फैक्ट को मैं पूरा डिटेल के अंदर उस लाइव बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन करना चाहते हो तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर
राजस्थान जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और वहां पर अपने राजस्थान जीके को और बेहतरीन अपना बना सकते हो। तो एक बार देखिएगा जरूर, और जरूर एक बार सोचिएगा कि राजस्थान जीके हमें कवर करना है, तो इससे बेहतर और विकल्प हमारे पास और कोई है नहीं। तो देरी मत कीजिए, फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, नाम मात्र के शुल्क में आप इस बैच के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चांद कंवर ने किया था, राव जोधा ने नहीं किया था बेरेखा जी। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बहाव क्षेत्र के नाम याद रखना। तो ये लूणी के बहाव क्षेत्र में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, लूणी के बहाव क्षेत्र में जिले पढ़ लिए, लूणी के बहाव क्षेत्र का नाम पढ़ लिया। उसके बाद देखो लूणी के बहाव क्षेत्र में अन्य जो बातें हैं, उसके बाद याद रखो लूणी के बहाव क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। तो याद रखो लूणी के बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है, अर्थात लवणीय मिट्टी वाला बेसिन कौन सा है? लूणी बेसिन है, यानी कि गोडवार प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अब एक इसमें विशेषता याद रखना, लूणी के बहाव क्षेत्र का जो क्रम है, आप इसको क्रम भी कह सकते हो, आप इसको लूणी नदी की पहचान भी बता सकते हो। यानी कि 3 ऐसी बातें हैं जो लूणी नदी को हमारे पूरे राजस्थान में बहने वाली अन्य नदियों से अलग करती है। हाँ, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लूणी के बहाव क्षेत्र का जो क्रम है, थोड़ा सा डायग्राम में समझना। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के मध्य में बहने वाली पर्वतमाला ये अरावली है। मध्य अरावली से यहाँ से लूणी का उद्गम होता है, जो अजमेर होते हुए नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए, सांसौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर अपना जल समाप्त करती है। ठीक है, ये लूणी का बहाव क्षेत्र है। अब देखो हम इसमें 3 बातें कह सकते हैं। एक तो ये देखो कि लूणी जो नदी है ना, ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती है। तो एक प्रकार से ये लूणी की पहचान भी तो हो गई। मान लो प्रश्न आ जाए कि निम्न में से उस नदी की पहचान करो जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती हो, तो वो कौन सी है? लूणी नदी है। तो एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा देखो, अपने राजस्थान में ना 4 प्रकार के धरातल है, मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी, और 4 प्रकार के धरातल है, चारों की ढलान अलग अलग है। जैसे अगर अपनी बात करें ना मरुस्थल की, तो मरुस्थल जो है ना, इस मरुस्थल प्रदेश की जो ढलान है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी कि इधर पाकिस्तान वाली साइड में ढलान है। ठीक है, अभी देखो घग्गर वगैरह जो नदियां हैं वो इधर पाकिस्तान वाली साइड में आती है, क्योंकि इधर वाली साइड में ढलान है। अरावली की जो ढलान है ना, वो मरुस्थल की ढलान के विपरीत है, यानी कि अरावली की जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तभी तो अरावली से निकलने वाली अधिकांश नदियां अपना पानी पूर्वी साइड में ले जाती है। जैसे मान लो बनास है, कोठारी है, खारी है, बेड़च है, बाणगंगा है, कोई मर्जी देख लो, जिसका उद्गम अरावली से होगा वो नदी अरावली से निकलकर पूर्वी साइड में जाएगी। लेकिन लूणी देखो इधर दूसरी साइड में आ रही है, यानी कि लूणी नदी अरावली के ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि इधर वाली साइड में चढ़ाई है, लेकिन लूणी अरावली से निकलकर ऊपर चढ़ाई वाली साइड में ही आ रही है। फिर जैसे ही मरुस्थल में आती है, तो मरुस्थल में आते ही इसको ढलान मिल जाती है, फिर आगे ये बहने लग जाती है। लेकिन अरावली के अंदर तो ये ढलान के विपरीत बही ना, यानी कि प्रश्न आ जाए कि अरावली के ढलान के विपरीत बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूणी है। यानी कि एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से निकलकर मरुस्थल की ओर आती है। ठीक है, तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि मरुस्थल वाली साइड में बहुत कम बारिश होती है, अरावली वाली साइड में हमसे ज्यादा बारिश होती है। तो लूणी का जो बहाव है वो अच्छे वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है। यानी कि हम इसमें 3 बातें कह सकते हैं। अब देखो क्या क्या कह सकते हैं, बात को समझना, मैं 3 बातें लिख रहा हूं। जैसे एक तो बात हमने ये कह दी कि लूणी का जो बहाव है ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, कि अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो लूणी है। समझ आ गया? दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली की ढलान के विपरीत बहती है।
ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से मरुस्थल की ओर आती है। अरावली से मरुस्थल की ओर आती है, क्योंकि अरावली की ढलान तो उधर पूर्वी साइड में है, लेकिन ये अरावली से मरुस्थल की ओर आती है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि ये नदी अच्छे वर्षा वाले क्षेत्रों से, अच्छे वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। तो ये लूनी के 3 बहाव क्षेत्र का क्रम भी हो गया और ये 3 लूनी की पहचान भी हो गई। ये लूनी का बहाव क्षेत्र है। अब देखो पॉइंट बनाकर हमने पढ़ा तो बड़ा आराम से याद भी हुआ, समझ भी आया। जैसे मान लो हमने बहाव क्षेत्र में 4 बातें पढ़ी। कितने जिलों में बहती है? 7 में। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। उसके बाद पढ़ा बहाव क्षेत्र का नाम क्या है। तो नाम हमने 4 नाम पढ़े। जालोर में रेलिया नेड़ा, सांचौर में नेहड़, अजमेर में शाकरी, संपूर्ण गोडवार प्रदेश। और गोडवार प्रदेश के वो 2 उपभाग हो गए, थल्ली और कालापुरा डूंगरा। तीसरा हमने पढ़ा कि बहाव क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी है। चौथा हमने पढ़ा कि बहाव क्षेत्र का क्रम क्या है। तो लूनी के बहाव क्षेत्र में 3 क्रम बने। एक तो ये अरावली के समानांतर है, एक अरावली की ढलान के विपरीत है, और एक अच्छे वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है। ये लूनी के बहाव क्षेत्र के बारे में था। तो ये लूनी के अंदर मेन 2 पॉइंट है। इसके अलावा लूनी के अंदर अन्य अगर अपने 2-4 बातें और कवर करें तो इसमें याद रखो, इसी नदी के ऊपर एक ऐतिहासिक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध बना हुआ है। और याद रखना, इसी बांध को राजस्थान का पिचियाक बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिचियाक बांध कहा जाता है। जो कि किस जिले में बना हुआ है? तो ये इसी में बना हुआ है जो अपने जिला पढ़ रहे हैं, यानी कि जोधपुर ग्रामीण जिले में बना हुआ है। और ये जो पिचियाक नाम है ना, ये जिस गांव में बना हुआ है, जिस कस्बे में बना हुआ है, उसका नाम पिचियाक है। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया पिचियाक बांध। कई किताबों में यह भी लिखा मिल जाएगा कि ये बांध भूमि के अंदर धसा हुआ है, यानी कि पिचका हुआ है, तो इसको पिचियाक बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कस्बे के नाम पर है। और हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश में हमने अच्छे से पढ़ा कि इस बांध का जो निर्माण है वो मेवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। बहुत सारी किताबों में प्रथम भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रथम तो बहुत पहले था, औरंगजेब के लगभग शासनकाल में 1600 के लगभग था। ये बांध तो 1800 के लगभग बना है। तो इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय है। ठीक है। और इसी को राजस्थान का पिचियाक बांध भी कहा जाता है। लूनी नदी पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? तो ये जोधपुर ग्रामीण में बना हुआ है। उसके बाद इसी नदी के किनारे पर अपने राजस्थान का नवीनतम जिला बालोतरा, जो मेन जिला मुख्यालय है, बालोतरा जो शहर है, वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सा? बालोतरा। अब देखो बालोतरा के बारे में आप 2 चीजें याद रखना जो आपकी 2 विशेषता और बना देंगे। क्या क्या? एक तो याद ये रखो कि जो बालोतरा शहर है ना, ये एक हमारा ऐसा शहर है जो अपने पास में बहने वाली नदी के पाट यानी कि तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक तो ये शहर नदी के बिल्कुल पास में बसा हुआ है, लूनी के पास में बसा हुआ है, और दूसरा ये लूनी के तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी लूनी नदी में बाढ़ की स्थिति बनेगी तो सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा इसी शहर पर आएगा। इसीलिए लूनी नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ का जो प्रकोप है वो इसी शहर पर देखा जाता है, क्योंकि ये शहर लूनी के पाट यानी कि तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है। और ऐसे हमारे पूरे राजस्थान में 2 शहर है। एक तो ये अपना हनुमानगढ़ जंक्शन है जो घग्गर नदी के तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है। एक ये बालोतरा है। तो घग्गर में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप हनुमानगढ़ जंक्शन में देखा जाता है, और लूनी में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप बालोतरा शहर पर देखा जाता है। तो एक तो विशेषता ये हो गई, यानी कि बालोतरा एक ऐसा शहर है जो अपने पास में बहने वाली नदी के पाट यानी कि तल से बहुत ज्यादा
नीचे बसा हुआ है, इसीलिए लूनी नदी में सर्वाधिक बाढ़ का प्रकोप इसी शहर में देखा जाता है। ठीक है। दूसरा, बालोतरा हमने ये पढ़ा था कि ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला स्थान है। लवणीय मिट्टी वाला स्थान बालोतरा शहर है। याद रखना, सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला जो जिला है ना वो पाली है, और सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला जो बेसिन है वो लूनी बेसिन है, और सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला जो स्थान है वो बालोतरा शहर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब लूनी नदी का पानी बालोतरा शहर को पार करेगा तो लवण की मात्रा पानी में घुलेगी और पानी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। यानी कि इसी शहर के बाद लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। यानी कि यही वो शहर है जिस शहर से पहले लूनी नदी का जो पानी है वो मीठा होता है, और इस शहर के बाद लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। इसलिए लूनी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। और ये पानी खारा किसके बाद होता है, तो ये बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। और एक हम पढ़ते हैं ना बालोतरा के अंदर, अगर आपको याद हो तो अपने पढ़ते हैं तिलवाड़ा। तिलवाड़ा है ना, जहां पर अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि अपने राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये भी इसी नदी के किनारे पर लगता है। आप जल्दी से कमेंट करके ये मेरे को बताओ कि मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत किस मारवाड़ के शासक के शासन काल में हुई थी। हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश में ये पढ़ा था। आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत किस राजा के शासन काल में हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना याद है, देखते हैं। बताओ बताओ। भूल गए क्या। मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल, मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत हुई थी। और ये सबसे प्राचीन पशु मेला है जो लूनी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। तो ये लूनी नदी की मुख्य विशेषताएं हो जाएगी, याद रखना। अब देखो लूनी की जो प्रमुख सहायक नदियों के नाम है, नाम याद रखना। जैसे पहले ये मान लो लूनी नदी है, ठीक है। मैं उद्गम से मुहाने की तरफ कर्मश या लूनी के भाव क्षेत्र के नाम आपको बता रहा हूँ। लूनी का उद्गम जैसे अजमेर में नागपाड़ी से होता है। अजमेर के बाद ये नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में अपना पानी मिलाती है। अब देखो लूनी की जो सहायक नदियां हैं, याद रखो लूनी की जो प्रथम सहायक नदी है उसका नाम है सरस्वती नाला। सरस्वती नाला ये लूनी की प्रथम सहायक नदी है। अजमेर में बहती है, ये लूनी की प्रथम सहायक नदी है। हाँ, उदय सिंह, बिल्कुल। उसके बाद जब ये अजमेर नागौर होते हुए ब्यावर में आती है ना, तो ब्यावर में इसमें एक तो नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लीलड़ी, और एक इधर ब्यावर में इसमें आकर मिलती है नदी का नाम है बांडी। ठीक। और एक बांडी की सहायक नदी और है इधर जिसका नाम है गुइया। नाम किसका क्या है, गुइया। सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, और बांडी के बाद गुइया।
ब्यावर के बाद में जब ये जोधपुर ग्रामीण में आती है तो जोधपुर ग्रामीण में इधर एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। इसका नाम क्या है? जोजड़ी है, जो ऊपर नागौर से निकल कर आती है। जोजड़ी के बाद में इसमें जो नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम यहां पर आता है मीठड़ी। ठीक, मीठड़ी के बाद में इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है सूकड़ी। सूकड़ी के बाद में इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है जवाई नदी। कौन सी है? जवाई नदी है। पाली जिले में जवाई नदी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस जवाई नदी की दो सहायक नदियां और याद रखना। एक तो जवाई की सहायक नदी का नाम है मथाई और एक जवाई नदी की सहायक नदी का नाम है खारी। और यहां पर याद रखना, खारी नदी के मिलने के बाद इसी जवाई नदी को फिर आगे सूकड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जवाई नदी का ही नाम क्या है आगे? सूकड़ी सेकंड है, इसी जवाई को बोलते हैं। और लूणी की जो अंतिम सहायक नदी है, सांचौर में आकर मिलती है, उस अंतिम सहायक नदी का नाम है सागी या सगाई। सागी या सगाई, ये लूणी की अंतिम सहायक नदी है। तो ये लूणी की मुख्य सहायक नदियों के नाम है उद्गम से मुहाने की ओर। नाम याद रखना। बाकी नदियों के ऊपर जो बांध है, जैसे सूकड़ी नदी पर एक बांकली बांध है, एक सरदार समद बांध है, जवाई नदी पर जवाई बांध है, तो वो अपने जब जिला पढ़ेंगे तो उसके अंदर उस बांध का जिक्र आ जाएगा। अब देखो, ये सरस्वती नाला का मैं बता देता हूँ। जितनी भी किताबें पढ़ोगे उसमें सरस्वती नाला आपको उधर वाली साइड में बनी मिलेगी, लेकिन याद रखना हकीकत में सरस्वती नाला जो है ना वो इधर वाली साइड में है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि डायग्राम जब नक्शे में बनाते हैं तो नक्शे में वो डायग्राम सही से बन नहीं रहा होता, तो उस नदी को उधर वाली साइड में बना देते हैं, लेकिन हकीकत में ये इधर वाली साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि जोजड़ी जो है ये लूणी की एकमात्र अपवाद वाली सहायक नदी है। अपवाद वाली क्यों है? क्योंकि एक ही ऐसी नदी है जो लूणी नदी के अंदर दाएं ओर से आकर जल मिलाती है, और एक ही ऐसी नदी है जो लूणी नदी में उत्तर दिशा से आकर जल मिलाती है। बाकी सारी देखो दक्षिण से आ रही है, जबकि ये उत्तर से आ रही है। बाकी सारी बाएं से आ रही है, ये एक है जो दाएं से आ रही है। और लूणी की प्रथम सहायक नदी का नाम सरस्वती नाला है। और याद रखना, सबसे लंबी सहायक नदी का नाम जवाई है। और ये जो बांडी नदी है ना, ये नदी है जो लूणी नदी को प्रदूषित करती है। क्यों? क्योंकि ये जो बांडी है ना, इसके आसपास में पाली जिले में रंगाई व छपाई के बहुत सारे कारखाने हैं। रंगाई व छपाई के कारखाने, तो इन कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है वो इस बांडी नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है, और ये सारा का सारा पानी लूणी में जाकर मिल जाता है, तो लूणी नदी का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। 4-5 बातें याद रखो। लूणी की प्रथम सहायक नदी सरस्वती नाला है, अंतिम सागी हो ही गई। सबसे लंबी जवाई है, अपवाद वाली जोजड़ी है, और इसको प्रदूषित करने वाली सहायक नदी का नाम बांडी है। और प्रदूषण का कारण क्या है? तो रंगाई और छपाई के कारखाने हैं। ये जोधपुर ग्रामीण का अपवाह तंत्र है, जहां पर सबसे में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। लूणी नदी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ढंग से इसको कवर कर लेना। अगर एक बार आपको थोड़ा बहुत डाउट लग भी रहा है ना, तो क्लास पूरी होने के बाद में इस क्लास को एक बार थोड़ा स्पीड करके एक बार और सुन लेना, तो वो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो कल दोबारा बता देना, मैं कोई भी डाउट रहेगा तो वो डाउट मैं आपको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जोधपुर जिले का अपवाद अंतर है। इसके अलावा याद रखना, जोधपुर ग्रामीण में ना एक जलप्रपात भी बना हुआ है जिसका नाम याद रखना अरना जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं शुष्क जलप्रपात। शुष्क जलप्रपात जो कहां पर है? तो ये जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर ही है। जोधपुर ग्रामीण जिले में ये जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात का मतलब होता है जो कृत्रिम झरना होता है ना, कृत्रिम झरना, यानी कि मानव निर्मित झरना, उसको जलप्रपात बोलते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण में कौन सा मानव निर्मित झरना है? तो अरना जलप्रपात, जिसको शुष्क जलप्रपात भी कहा जाता है, वो यहाँ पर है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि जोधपुर ग्रामीण में कौन सी झील स्थित है यहाँ पर,
तो जो बांध है ना वही एक झील का रूप है मीठे पानी के। याद रखना यहाँ पर जसवंत सागर झील, जसवंत सागर जो मीठे पानी की झील है वो यहाँ पर स्थित है। जसवंत सागर जो बांध है, पिछयाग जो बांध है, वही एक झील का रूप है। उसके बाद देखो सबसे मेन, जोधपुर ग्रामीण का जो वन्य जीव क्षेत्र है, कि यहाँ पर वन्य जीव क्षेत्र के अंदर कौन कौन से फैक्ट है वो अपने पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार आप थोड़ा कमेंट करके मेरे को बता दो कि जो पढ़ा उसमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछो। अगर वैसे आप पूरा कह रहे हो तो एक बार क्लास पूरी होने के बाद में आप इस क्लास को दोबारा सुन लेना, क्योंकि अगर मैं दोबारा फिर बताऊंगा तो ये जोधपुर ग्रामीण की जियोग्राफी अपनी आज फिर कंप्लीट नहीं होगी। कोई डाउट आपको लगा हो तो वो आप बताओ कमेंट करके। फिर अपने जोधपुर ग्रामीण का वन्य जीव क्षेत्र पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में खनिज उद्योग, 2 पॉइंट रहेंगे, फिर अपनी जियोग्राफी जोधपुर ग्रामीण की पूरी हो जाएगी। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया? आप देखो वन्य जीव क्षेत्र के अंदर, वन्य जीव क्षेत्र में पहले तो याद रखो जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आप कमेंट करके जल्दी से मेरे को ये बता दो कि राजस्थान में कुल आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं। जल्दी से कमेंट करके बता देना, मैं बताता हूँ जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन से आखेट है। तो यहाँ पर याद रखना, एक तो यहाँ पर आखेट है जिसका नाम है गुड्ढा बिश्नोईयान, गुड्ढा बिश्नोईयान। एक यहाँ पर आखेट है जिसका नाम है जंबेश्वर जी, जंबेश्वर जी। और एक यहाँ पर आखेट है जिसका नाम है साथी। ये 3 आखेट है जो जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, अनीता जी वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन वो उतना सारा फिर मिक्स हो जाएगा। मैं ये सोच रहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दूं, वैसे मैं लिख देता हूँ। सरस्वती नाला का जो उद्गम होता है वो होता है पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से होता है इसका उद्गम। पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से, पुष्कर झील का निर्माण यही करती है। लीलड़ी जो है ना, इसका उद्गम होता है सोजत पाली से, सोजत पाली से होता है। बांडी जो है ना, बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास पाली से, हेमावास पाली से। मीठड़ी का उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों से, पाली जिले से होता है। सूकड़ी का उद्गम होता है देसूरी पाली से, सूकड़ी का उद्गम देसूरी पाली से। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली से। मथाई नदी का उद्गम होता है कुंभलगढ़ राजसमंद से। खारी नदी का उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से। और सागी का उद्गम होता है जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से। ये इनका उद्गम है। ठीक है, अब इतना एक साथ याद नहीं होगा, दिक्कत इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि जब अपने डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ना अलग अलग, तो इनके उद्गम को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने कवर करेंगे तो वहां पर ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे अगर आप नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, तो ये उद्गम के नाम आप लिख सकते हो। लूणी का उद्गम आपको पता ही है, नाग पहाड़ी से होता है। सरस्वती नाला पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से होता है। लीलड़ी का उद्गम सोजत पाली से होता है। बांडी का उद्गम हेमावास पाली से होता है। मीठड़ी का उद्गम अरावली पाली से होता है। सूकड़ी का उद्गम देसूरी पाली से होता है। जवाई का उद्गम गोरिया गांव पाली से है। मथाई का उद्गम कुंभलगढ़ राजसमंद से है। खारी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से होता है। और सागी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। और जोजड़ी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है पोंडलू या पाटू दागांव नागौर से।
जोजड़ी का उद्गम है पोंटलू या पाटुदा नागौर से। ठीक है, ये इनका उद्गम है। बिल्कुल 33 आखेट है अपने राजस्थान में। तो जोधपुर ग्रामीण में ये 3 आखेट आएंगे, गुडा बिश्नोईयान, जंबेश्वर जी और साथिन। ये आखेट कहाँ पर है? तो ये आखेट जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। उसके बाद देखो, जोधपुर ग्रामीण में एक वन्य जीव क्षेत्र का नाम आता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है माचिया सफारी। माचिया सफारी, ये जो वन्य जीव क्षेत्र है ना, ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। पहले अपने इसको सीधा जोधपुर में पढ़ते थे, अब ये जोधपुर ग्रामीण में। इसमें क्या क्या याद करना है समझिएगा। जोधपुर ग्रामीण जिले में इसमें जोजड़ी नदी आकर मिलती है। खेजड़ली गांव है, उसके अंदर जोजड़ी और लूणी नदी का संगम होता है। बाकी जोधपुर ग्रामीण से किसी भी सहायक नदी का इसमें उद्गम नहीं होता। हाँ, लूणी में आकर एक मिलती है, वो जोजड़ी है, जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आकर जोजड़ी अपना पानी इसमें मिलाती है। वो डायग्राम के अंदर मैंने पढ़ा, वहां पर आपको शायद बोला भी था। बाकी उद्गम यहाँ से किसी नदी का नहीं होता, जोधपुर ग्रामीण से। ठीक है, अब देखो माचिया सफारी में क्या क्या है, याद रखो। माचिया जो सफारी है, यहां पर याद रखो एक राजस्थान का मरीगवन भी है। माचिया सफारी मरीगवन, माचिया सफारी एक अपने राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र भी है, कंजर्वेशन रिजर्व। और माचिया सफारी में भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान केंद्र, मरु वनस्पति उद्यान केंद्र जो है वो भी माचिया सफारी में। तो माचिया सफारी तो एक नाहरगढ़ की तरह एक संपन्न वन्य जीव क्षेत्र है। तो आप केवल इतना याद रखो कि माचिया सफारी जो वन्य जीव क्षेत्र है वो कहां पर है, तो वो याद रखो जोधपुर ग्रामीण में है। और माचिया सफारी में एक अपने राजस्थान का जैविक उद्यान भी है, माचिया सफारी जैविक उद्यान भी है। तो माचिया सफारी में लगभग सारे वन्य जीव क्षेत्र है। तो माचिया सफारी वन्य जीव क्षेत्र कहां पर है, तो याद रखो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। ठीक है, इतना समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें कि जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन से मरीगवन स्थित है। मरीगवन आपको मैंने एक साथ याद करवाए थे, अगर याद हो तो किस जिले में करवाए थे, शायद तक आपको किसमें करवाए थे, गंगानगर, बीकानेर, नूरगढ़, जोधपुर में करवाए थे शायद तक। जंतवाले और मरीगवन सारे एक साथ आपको याद करवाए थे। वर्तमान अपने राजस्थान में 7 मरीगवन है। 7 में से 2 मरीगवन जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, एक तो माचिया सफारी, एक अमृता देवी। तो जोधपुर ग्रामीण में 2 मरीगवन है, एक तो यहाँ पर है माचिया सफारी मरीगवन, माचिया सफारी मरीगवन, और एक यहाँ पर है अमृता देवी मरीगवन। ये दोनों मरीगवन कहां पर आते हैं? ये दोनों मरीगवन जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, माचिया सफारी और अमृता देवी। अब देखो माचिया सफारी जो मरीगवन है ना, बस एक थोड़ा सा अंदाजा रखना, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और अमृता देवी मरीगवन की स्थापना 1986 में हुई थी। और ये दोनों मरीगवन वर्तमान में कहां पर है, तो ये जोधपुर ग्रामीण में है। तो याद रखो माचिया सफारी जो कि एक राज्य का संपन्न वन्य जीव क्षेत्र है, वो किस जिले में है, तो वो जोधपुर ग्रामीण में है। अच्छा, जोधपुर में करवाए थे, तो माचिया सफारी याद रखना जोधपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण में अगर अपने किसी अभ्यारण्य का नाम ले कि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य, या इसी को अपने कह सकते हैं पशु विहार, पशु विहार, तो यहाँ पर जो अभ्यारण्य स्थित है उसका नाम है धावा डोली। धावा डोली, धावा डोली जो वन्य जीव क्षेत्र है ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक ऐसा जंगल है जहां पर एक साथ कम से कम 3000 काले हिरणों को एक झुंड में एक साथ देखा जा सकता है। यानी कि इतने सारे काले हिरण एक साथ अगर देखने हो तो कहां जाओगे? धावा डोली में। सलमान खान के हिरण शिकार वाला जो केस है वो यहीं का था, है ना। अब याद क्या रखना, अगर याद रखना काले हिरण, या इन्हीं को अपने कह सकते हैं कृष्ण मृगवन, कृष्ण मृगवन। अगर प्रश्न सीधा आए ना कि काले हिरणों के लिए या कृष्ण मृगवन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो याद रखना
इसके लिए प्रसिद्ध तो है ताल छापर, कहां पर है, चूरू में है। या प्रश्न आ जाए कि काले हिरणों को राजस्थान में संरक्षण कहां दिया हुआ है, तो कहां दिया हुआ है, ताल छापर चूरू में। लेकिन अगर आ जाए कि एक झुंड में एक साथ सबसे ज्यादा काले हिरण कहां देखे जाते हैं, तो याद रखना दावा डोली के अंदर, जहां पर एक साथ कम से कम 3000 काले हिरणों को एक झुंड में देखा जा सकता है, तो ये यहीं पर है। तो दावा डोली जो वन्य जीव क्षेत्र है वो भी कहां पर है, वो भी जोधपुर ग्रामीण में है। ये जोधपुर ग्रामीण के प्रमुख वन्य जीव क्षेत्रों के नाम है। ठीक है, माचिया स्पारी सबसे महत्वपूर्ण है, माचिया स्पारी को ढंग से याद रखिएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण का जो औद्योगिक परिदृश्य है, कि यहाँ पर उद्योग के बारे में क्या क्या विशेष फैक्ट है वो अपने देख लेते हैं। जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो उद्योगों के मुख्य फैक्ट है वो अपने देखते हैं। अब याद रखो, यहाँ पर एक सबसे मेन चीज याद रखना, अगर अपने राजस्थान में बात करें सफेद सीमेंट के कारखानों की, तो राजस्थान का सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना वो तो गोटन है, नागौर में है ना, 1984 में स्थापित हुआ था। ये अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है। गोटन, गोटन कहां पर है, नागौर में है। और दूसरा जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो है खारिया खंगार, खारिया खंगार। और इस कारखाने की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर, ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही है, जो कि वर्तमान में उत्पादन में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। ये सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, तो खारिया खंगार है जोधपुर ग्रामीण में। जबकि पहला कौन सा है, गोटन नागौर वाला है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। वैसे अपने राज्य का प्रथम जो सीमेंट कारखाना, अगर वैसे प्रॉपर सीमेंट की बात करें तो वो लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था 1915 के अंदर। सफेद सीमेंट का जो पहला कारखाना वो गोटन नागौर में 1984 में स्थापित हुआ। और सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना जो है वो खारिया खंगार जोधपुर है, 1988 में स्थापित हुआ था। मरीगवन बनाया जाना भी प्रस्तावित है ताल छापर में, बिल्कुल। सर काले हिरणों की एक साथ सर्वाधिक संख्या अगर पूछे तो दावा डोली में है। और प्रश्न आ जाए कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है या काले हिरणों को संरक्षण कहां दिया जा रहा है, तो ताल छापर चूरू है। लेकिन एक झुंड में सर्वाधिक संख्या में काले हिरण देखे जाते हैं वो दावा डोली जोधपुर में देखे जाते हैं, चेतराम जी। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण में एक फैक्ट याद रखना, रिको के द्वारा स्थापित अपने पढ़ते हैं राजस्थान में मसाला या स्पाइस पार्क, मसाला या स्पाइस पार्क। और आपको बताया था जितने भी पार्क, जितने भी जोन है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, रिको के द्वारा की जाती है। तो अपने राजस्थान का जो प्रथम मसाला पार्क है वो है रामपुरा भाटिया, रामपुरा भाटिया, तिवरी तहसील जोधपुर ग्रामीण में। और दूसरा जो मसाला पार्क है वो है रामगंज मंडी, रामगंज मंडी कोटा में। तो अपने राजस्थान का जो पहला मसाला पार्क है ना वो इसी जोधपुर ग्रामीण में है। कहां पर है, तो रामपुरा भाटिया में है, तिवरी तहसील में आता है, जिसकी स्थापना लगभग रामपुरा भाटिया जो पहला मसाला पार्क है ना, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और दूसरे की स्थापना 2018 में हुई थी। कोटा जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो याद रखो जोधपुर ग्रामीण में राजस्थान का प्रथम मसाला या स्पाइस पार्क है, तिवरी तहसील में है, जगह का नाम है रामपुरा भाटिया। और दूसरा जो स्पाइस पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा में है। तो औद्योगिक के अंदर ये दो चीजें याद रखना, एक तो यहाँ पर सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया खंगार स्थित है जोधपुर ग्रामीण में, और एक यहीं पर अपने राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क यानी कि मसाला पार्क स्थित है। कहां पर, तो रामपुरा भाटिया टिमरी जोधपुर ग्रामीण में है, जिसकी स्थापना 2012 के अंदर की गई थी। ये यहाँ का मेन औद्योगिक परिदृश्य है। इसके अलावा अगर अपने जोधपुर ग्रामीण के अंदर खनिजों की अगर बात करें तो खनिज यहाँ पर वैसे तो अधात्विक जो खनिज है उसके अंदर जोधपुर ग्रामीण का वर्तमान में एक अच्छा खासा स्थान आता है। यहाँ पर
जोधपुर ग्रामीण में याद रखो जिप्सम के भंडार भी है, यहां पर संगमरमर के भी भंडार है, यहां पर चूना पत्थर के भी यहां पर भंडार है। उसके अलावा यहां पर सफेद सीमेंट, तो इनके अंदर जोधपुर ग्रामीण का नाम लिया जाता है कि जोधपुर ग्रामीण में इनकी जो प्रसिद्ध खान है वो कोई यहां पर कोई खान फेमस है नहीं। नहीं सुनील कुमार जी, सर ने बंद नहीं की, सर कहीं बाहर गए हुए थे। आज से वो क्लासें यूट्यूब वाली वापस शुरू हो जाएगी। सर कहीं गंगानगर से बाहर थे, कोई फैमिली काम के लिए कोई बाहर गए हुए थे, वो रात आ गए हैं। तो आज से आपकी वो 8:30 वाली जो सर की क्लास है यूट्यूब वाली, वो वापस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन खनिजों के अंदर जोधपुर ग्रामीण का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। खनिजों की प्रसिद्ध खान का कोई नाम आता नहीं है, बस खनिजों के नाम इससे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि लास्ट में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के अंदर जोधपुर ग्रामीण का नाम किस प्रकार से आएगा, क्या क्या इसमें याद करना। तो यहाँ पर ऊर्जाओं के अंदर कुछ परियोजनाओं के नाम याद रखना। जैसे यहाँ पर अगर अपने एक तो इसमें याद रखना सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा के अंदर भी जोधपुर ग्रामीण का एक वर्तमान अपने राजस्थान में अच्छा खासा स्थान है। तभी तो अपने जोधपुर को सूर्य सिटी सन सिटी सूर्य नगरी बोलते हैं। और यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित अपने राजस्थान की जो नवीन वेधशाला है, नवीन जो वेधशाला है वो यहाँ पर स्थापित की जा रही है मथानिया के अंदर। मथानिया जो है ना, ये जोधपुर ग्रामीण में आता है। याद रखना राजस्थान की एकमात्र जो सौर वेधशाला जो फिलहाल वर्तमान में संचालित है वो याद रखो फतेह सागर झील में है, फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान की एकमात्र सौर वेधशाला उदयपुर में है। और नई सौर वेधशाला ऐसी ही जोधपुर ग्रामीण में स्थापित की जा रही है। कहां पर, तो मथानिया के अंदर यहाँ पर सौर ऊर्जा स्थापित की जा रही है। और अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा जो संभावनाओं वाला जो जिला है ना वो जोधपुर ग्रामीण ही है, जहां पर आज वर्तमान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावनाएं देखी जा सकती है। जादुई क्लास वापस जल्दी सर शुरू करेंगे, 2-4 दिन के अंदर जादुई क्लास भी वापस स्टार्ट करने वाले हैं सेतराम जी, ठीक है। तो सौर ऊर्जा में सबसे अग्रणी जिला ये जोधपुर ग्रामीण है। यहाँ पर एक तो मथानिया के अंदर अपने राज्य की नई सौर वेधशाला स्थापित की जा रही है, उसका काम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। इसके अलावा याद रखो मथानिया एक सोलर प्लांट है, मथानिया सोलर प्लांट। तो मथानिया कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मथानिया जो सोलर प्लांट होगा वो भी कहां पर होगा, तो वो भी जोधपुर ग्रामीण के अंदर होगा। अब ये जो मथानिया सोलर प्लांट है ये विश्व बैंक व जर्मनी की एक कंपनी का नाम आता है, जिस कंपनी का नाम है KfW। जर्मनी की एक कंपनी है KfW, इनकी सहायता से यहाँ पर ये मथानिया सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। विश्व बैंक और जर्मनी की एक कंपनी है KfW, इसके द्वारा इस सोलर प्लांट की यहाँ पर स्थापना की गई है। भारत सरकार के द्वारा इसको जो है वो वित्त पोषित किया गया है, यानी कि ये भारत सरकार का सोलर प्लांट है, इसमें राज्य सरकार का नहीं है। और कहा जाता है कि विश्व का पहला और अपनी तरह का एकमात्र जो सौर ऊर्जा प्लांट है वो ये मथानिया वाला है, जो यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया है। और लगभग कहा जाता है कि ये जो सोलर प्लांट यहाँ पर लगा है ये लगभग 140 मेगावाट का है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, तो लगभग याद रखो 140 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता रहने वाली है। बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, नोट कर लेना, जो माही विद्युत परियोजना है, माही नदी के ऊपर जो संचालित है माही विद्युत परियोजना, उसकी भी विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। और मथानिया सोलर प्लांट जो है इसकी भी विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। दोनों के अंदर सेम है बिजली। माही विद्युत परियोजना पर भी 140 मेगावाट है और इसके ऊपर भी 140 मेगावाट है।
और मथानिया कहां पर है, तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। इसके अलावा याद रखना, सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का जो फ्रीज है, सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का जो फ्रीज है वो इसी जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। जगह का नाम है बालेसर, और बालेसर जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, तो ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, जहां पर अपने राजस्थान का सौर ऊर्जा संचालित जो है वो फ्रीज यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो राज्य का सौर ऊर्जा संचालित फ्रीज कहां पर है, तो बालेसर जोधपुर ग्रामीण में है। आप कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव किस झील में चलाई गई थी, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, मथानिया लाल मिर्च के लिए भी फेमस है। जय श्री राम जी, अच्छी बात है, मथानिया लाल मिर्च के लिए भी फेमस है, बिल्कुल सही कह रहे। इसके अलावा याद रखना, अगर अपने बात करें पशु संपदा, कि जोधपुर ग्रामीण में पशु संपदा में कोई फैक्ट है क्या, तो एक दो बातें इसमें याद रखना। एक तो यहां पर याद रखो, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र। अब देखो, अगर प्रश्न सीधा आ जाए ना कि राजस्थान में अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मेन जो अश्व अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, लेकिन मारवाड़ जो अश्व अनुसंधान केंद्र है, याद रखो, केरू के अंदर है। और केरू जो है ये जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा तहसील में पड़ता है, जहां पर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र बड़ा काम का है, ढंग से कवर कर लेना। सीधा प्रश्न करे कि राजस्थान में अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। लेकिन मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो केरू के अंदर है। केरू बिलाड़ा तहसील जोधपुर ग्रामीण की है, यहां पर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है। बिल्कुल, पिछोला झील उदयपुर के अंदर चलाई गई थी। और मथानिया जो है वो लाल मिर्च के लिए फेमस है। तो ये जोधपुर ग्रामीण जिले के मुख्य जियोग्राफी के फैक्ट थे। जियोग्राफी के अंदर अपने को ये बातें इसके अंदर मेन अपने को याद करनी है। अब अपने शुरू करेंगे जोधपुर ग्रामीण की जो मेन कला संस्कृति व इतिहास के जो फैक्ट है उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बार आप जोधपुर ग्रामीण की जियोग्राफी को ढंग से पढ़ लीजिएगा। कल अपने जोधपुर ग्रामीण की कला संस्कृति को भी आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। इसमें कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो कल वाली क्लास में आप दोबारा पूछ लेना। कोई भी डाउट है तो वो डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा। एक जो पशु परिचर का जो फॉर्म है वो अगर नहीं भरा तो भर जरूर देना। बार बार कह रहा हूं, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शानदार भर्ती है, 10वीं बेस की भर्ती है, आसान सा एग्जाम होगा, और गवर्नमेंट जॉब लगने का जो सपना है वो अपना एक बार साकार हो सकता है। सरकारी नौकरी में लगने का एक बार खाता खुल जाएगा, और खाता खुलने के बाद फिर तो एक अंदर विश्वास आ जाता है, तो फिर आगे से आगे तो वो होता ही रहेगा। लेकिन एक बार शुरुआत होनी जरूरी है, तो वो शुरुआत करने का आपके पास एक बढ़िया मौका है। पशु परिचर का फॉर्म जरूर भरना। और पशु परिचर के लिए किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई जरूरत हो, तो मैंने जिला दर्शन की पुस्तक है उसके अंदर वाले पेज के ऊपर एक मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उस व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज करना। आपको पशु परिचर के लिए कोई भी अगर चाहिए, नोट्स वगैरह कुछ भी अगर चाहिए, तो वो आपको मैं वहां पर आपसे वार्तालाप करके आपको वहां से थोड़ा प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, टेस्ट इसका हो जाएगा आज। आज रात को 8 बजे टेस्ट इसका बोला हुआ है जी। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहो इसी प्रकार से। शानदार आप कोऑपरेट कर रहे हो, अच्छे अच्छे साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हो, तो आप इसको रिवाइज करते रहना। और एक मैं राजस्थान जियोग्राफी का अलग से स्पेशल बैच शुरू करने का सोच रहा हूँ ऑनलाइन। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर देना। अगर आपके कोई साथी भाई बंधु अगर राजस्थान जियोग्राफी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो यहीं पर मैं राजस्थान जियोग्राफी का बैच अलग से शुरू करूँगा। जो अपने जो साथी जिला दर्शन के ऑनलाइन बेस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए उस बेस में एक स्पेशल ऑफर लेकर आऊँगा। आपको बाकियों की तरह उतनी ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपके लिए कुछ स्पेशल रखूँगा। बाकी जो नए कैंडिडेट है उनके लिए क्या होगा, तो मैं 5-10 दिन में आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। पीडीएफ जो है ना सर, जैसे जोधपुर ग्रामीण जिला है उसकी जो पहली क्लास है ना, उसके पहली क्लास के आगे जो पीडीएफ अपलोड होती है ना, वो सारी क्लासों की एक साथ होती है।
तो पहली क्लास वाली जो पीडीएफ फाइल है वो आज अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में पहले दिन से लेकर आज तक की पीडीएफ फाइल एक साथ ही मिल जाएगी आपको। हाँ जी, बिल्कुल रोशनी जी, तारानगर के अंदर है। पूरे राजस्थान में जिला दर्शन की पुस्तक अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने जिला दर्शन की पुस्तक को भी नहीं खरीदा तो जिला दर्शन की पुस्तक को अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि क्लास उसी किताब के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो वो थोड़ा-सा एक बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। बाकी आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अनीता जी, पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, वो सारा है। तो फॉर्म भर ज़रूर देना। बाकी क्या-क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, उसको मैं आपको सारा एक बार बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार फॉर्म भरो। हाँ, जो जिला दर्शन के जो साथी, जैसे आप जिला दर्शन में जुड़े हो, तो आपके लिए तो उसके अंदर ये मान लो कि फीस होगी नहीं, नाम मात्र की होगी, एक प्रसाद होगा। चेतराम जी, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए कल भी मैंने आपको बताया भी था कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बैच अभी तक हमने संस्था में शुरू नहीं किया। जैसे ही शुरू करेंगे वैसे आपको बता देंगे। नोट्स वगैरह आपको ज़रूरत है तो नोट्स वगैरह जो भी होगा मैं आपको बता दूँगा। अभी तक हमने फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का अपडेट इस साल का नया बैच अभी तक शुरू नहीं किया है। वैसे अगर आप कोई बुक वगैरह चाहते हो तो कोई कौन-सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मैं कल थोड़ा-सा एक बार कन्फर्म कर लूँ, फिर कल वाली क्लास में मैं स्पेशल जो राइटर की बुक है देखता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। नोट्स एक बार अपने संस्था की तरफ से तैयार नहीं किए हैं, जब बैच शुरू करेंगे तब अपने नोट्स वगैरह भी अपडेट करेंगे, तो मैं आपको वो बता दूँगा। ठीक है? बाकी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार भाई। आज इस टाइम आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी के लिए मैंने राजस्थान के जिला दर्शन का ऑनलाइन बेस शुरू कर रखा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उस डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके के जो फैक्ट है वो सारे कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने ये डेमो है, आप देख लिया होगा या आप देख लेना अभी। आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक फैक्ट को मैं पूरा डिटेल के अंदर उस लाइव बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन करना चाहते हो, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर राजस्थान जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पर अपने राजस्थान जीके को और बेहतरीन अपना बना सकते हो। तो एक बार देखिएगा ज़रूर और ज़रूर एक बार सोचिएगा कि राजस्थान जीके हमें कवर करना है, तो इससे बेहतर और विकल्प हमारे पास और कोई है नहीं। तो देरी मत कीजिए, फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। नाम मात्र के शुल्क में आप इस बैच के अंदर मेरे साथ जुड़ सकते हो। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।